नहीं, वो दिल्ली में भी है हम्म। ये सूरत हाल। पिक्चर आ, लाइव किया। नाजरीन, आदाब। मैं इरफान आरिफ आपके सामने, बल्कि आपके रूबरू लेके हाजिर हैं आज एक नए मेहमान। आप एक अदीब हैं, नाकिद हैं, मुहक्किक हैं और ख़ासकर ड्रामा नवीस। आपका ताल्लुक शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। जी हाँ, मेरी मुराद प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस 5 बजे के लाइव शो में तहरीक बकाए उर्दू के पेज पर हर रोज़ कोई ना कोई नई शख्सियत नए मौजू के साथ, वो चाहे अदीब हो, शायर हो, मुहक्किक हो, नक्काद हो या बिलखसूस माहिर तालीम, आपके रूबरू आते हैं। आज सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब आपका इस्तकबाल करता हूं। आपने बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त निकाला, आप तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव में आए हैं। आपको मैं खुशामदीद कहता हूं तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से, तमाम बहुत अरकान की शुक्रिया। जानिब से, बिलखसूस फारूक शाह बुखारी जो हमारे सरपरस्त हैं उनकी जानिब से, और अलीम खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं आज हमारे रूबरू डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब हैं। दिल्ली उर्दू शोबे से इनका ताल्लुक है। सर, जैसा कि आपको हमारे फॉर्मेट का अंदाज़ा है, तो मैं भी जी। चाहूँगा कि सबसे पहले आपके हवाले से हम नाजरीन को बताएं, बल्कि आप खुद बताएंगे कि आपके इब्तदाई तालीम और तरबियत के मराहिल जो हैं वो किस तरह से, कहाँ, कब तय पाए। बहुत शुक्रिया इरफान। और सबसे पहले तो मैं बकाए उर्दू का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और आपके इस बहुत ही मकबूल और बहुत सुने और देखे जाने वाला आपका ये प्रोग्राम है, उसमें मुझे शुक्रिया। शर्फ बख्शा कि मैं शामिल हूँ। तो मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे अदारे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। जैसा कि इब्तदाई तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा बचपन कलकत्ते में गुजरा, और कलकत्ते में ही स्कूल की तालीम हासिल की मैंने। और मेरे वालिद साहब कलकत्ता कोर्ट में मुलाजिम थे, और तो उसी की अकादमी में मैं रहता था, और वहीं कलकत्ता डॉक्टर बोर्ड का स्कूल था, वहाँ से पढ़ाई हासिल की। वहाँ मास्टर फजल रहमान साहब थे, उनका बहुत प्यार मिला, और उन्होंने बहुत, जिसको कहिए कि अपने बच्चों की तरह तमाम बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। और उन्होंने बड़े से, जो कहते हैं कि बुनियाद डालने का काम किया, हमारी नींव मजबूत की। उसके बाद कलकत्ते के ही एक इलाके में सीएमओ हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया। और वहाँ स्कूल के ज़माने में ही, बल्कि प्राइमरी स्कूल के ज़माने से ही खेलने कूदने का थोड़ा शौक था, खुसूसन फुटबॉल खेला करता था मैं। उसकी वजह से अपने क्लास में, अपने स्कूल में जाता रहा, मकबूल रहा। सीएमओ हाई स्कूल से अपनी मेट्रिकुलेशन 10वीं पास करने के बाद कलकत्ता ही बहुत मशहूर, मारूफ और बहुत अच्छा कॉलेज है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, मौलाना आज़ाद कॉलेज। उस कॉलेज में जी। दाखिला लिया, और वहाँ से मैंने उस ज़माने में, अब उस ज़माने ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे बहुत पुराने ज़माने की बात है, मैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उस ज़माने में स्कूल में 11वीं 12वीं नहीं था, 11वीं 12वीं कॉलेज में हुआ करता था कलकत्ते में। जी। तो 11वीं 12वीं हमने कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज से ही पास किया, और फिर वहीं से मौलाना आज़ाद कॉलेज से ही बीए ऑनर्स मैंने किया उर्दू में। और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद उस बीच में थोड़ी सी चूंकि सरगर्मियों में हिस्सा लेने की आदत थी, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता रहा, फुटबॉल खेलता रहा, और साथ ही साथ तहजीब सकाफत अदबी सरगर्मियों में भी सरगर्म रहा मैं। तो वहाँ कॉलेज में भी, वहाँ के लिए वो मैगजीन करती थी, उस मैगजीन का एडिटर रहा। फिर वहाँ कॉलेज में हमारी मिलिट्री सोसाइटी थी, तहजीब सकाफती तंजीम थी, यहाँ तक कि वहाँ मैं एक डिविजन सेक्रेटरी भी रहा था उस कॉलेज का। तो वो भी शौक रहा, तो उस कॉलेज के ज़माने में ही मैं, और यहाँ पे वहाँ भी कोशिश ये की थी कि जब मैं खुद 8वीं में था, तो उस ज़माने में शुरुआत मैंने की कि जो 10वीं पास करेंगे
उनके एजाज में हम वहाँ जलसा करेंगे ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, या जो लोग पास करें उनकी हौसला अफजाई हो। तो 2-3 साल तक तो 10 तक वो उनके लिए प्रोग्राम करते रहे, लेकिन जब खुद हम 12वीं में आ गए तो फिर 10वीं के बच्चों की कुछ वजीफा वगैरह का भी इंतजाम किया था। तो इस तरह से सरगर्मी वहीं से हमारी जाती थी। कॉलेज के ज़माने में उसको थोड़ा और सफल हुआ, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया 92 में, 92 में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और फिर वहाँ फिर इसको जैसे कही हायर एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो हायर, और असल में जेएनयू ने जो कुछ भी थोड़ी बहुत शख्सियत रही है या कुछ है, वो जेएनयू ने बनाया। और जेएनयू में ही चूंकि ड्रामे की सरगर्मी हमारे कॉलेज में हुआ करती थी, तो उसमें भी हिस्सा लेता था। तो जब जेएनयू आया तो यहाँ फिर एक उस जमाने में 92 में ही एक कल्चरल ग्रुप बनाया गया था, उसका नाम था जुगनू। तो जी जुगनू में फिर सरगर्मियां शुरू की और वहाँ ड्रामे करने लगे, खुद उसमें नुक्कड़ नाटक करते थे। फिर ये 92 की बात है। फिर 1996 में हम लोगों ने कोशिश की, और फिर मैंने पहल की, और मेरे उस्ताद अनवर पाशा, मेरे बड़े भाई शहीद अनवर, आरती सरमदी, फैयाज अहमद, इन लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप, ड्रामा ग्रुप बनाया जो बहरूप आर्ट्स ग्रुप के नाम से वो ग्रुप 1996 से अब तक मुसलसल काम कर रहा है, और उसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उसके लिए बहुत सारे ड्रामे मैंने डायरेक्ट किए हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू फिर बीच में दरमियान में जब आएगी। तो ये छोटा सा मौजूद है। और उससे पहले जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, तो यूपीएससी के जो मैं बैठा और वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में 1998 में वहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर मैं वहाँ हुआ। और आजकल बहुत मकबूल मैगजीन है उर्दू की, टीम में रहा, वहाँ काम किया। 2002 में फिर मुकम्मल करने के बाद 2002 में छोटा सा सफर था, सबसे यहाँ एक चल रहा है सफर से इस पर दोस्तों भी करते हैं कि सवाल आता रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से हमारे साथ नाजरीन जो हैं जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपको भी इल्म हो जाए। गुलाम सरवर गुलाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फैज़ान साहब, अफसाना साहिबा, आयशा साहिबा, गिरी साहब, उसके बाद अशरफ साहब हैं, अफरोज साहब हैं, अलीम साहब हैं, मुश्ताक वानी साहब हैं, वासी साहब हैं, फिरदौस सोफीनाज साहब हैं, रोनियाल साहब हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन और तेजेंद्र सिंह साहब हैं। सब ने आपकी आवाज़ को लेके कहा है कि थोड़ी सी आवाज़ आपकी थोड़ी लग रहा है कि इन्हें साफ नहीं आ रही है। आप क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि माइक थोड़ा नज़दीक कर लें। जी, तो हालांकि हमने जो देखा था आवाज़ उस वक्त आ रही थी, हिल गया होगा। बहरहाल आपने डॉक्टर रियाज साहब आपको जम्मू से सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत आपने इब्तदाई तालीमी मराहिल का जो यहाँ नाजरीन के सामने बयान किया कि किस तरह से आपने ऑनर्स किया, और बीए उर्दू ऑनर्स में करने के बाद आप जवाहरलाल दिल्ली आए, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक कायम हुआ। ये तमाम तर यानी जो आपने तालीमी मराहिल तय किए, इसके साथ साथ बहुत से उतार चढ़ाव भी आए होंगे। जाहिर सी बात है, कहीं आपको इन तमाम तर मराहिल में कभी अकेलेपन का या कुछ कमी का या कहीं कुछ गुम होने का एहसास ऐसा हुआ कहीं, या सब कुछ जो जी चाहा वही मिलता रहा? ऐसा होता नहीं है जिंदगी में कि जब जो चाहे वो उसको मिल जाए, कि वरना गालिब को यह कहना नहीं पता कि अगर आसानियां हो जिंदगी हो जाए। तो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। या इकबाल ने कहा है कि गाजा है आईना दिल के लिए गर्दे मलाल। तो इन चीजों से ही जी जनाब फरमा रहे हैं। हाँ, तो ये जो है कि अगर जिंदगी में ये अगर ना हो तो आपको कामयाबी जिंदगी दुश्वार हो जाए। हाँ, तो कामयाबी के जीने उस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आपके साथ कोई दुश्वारी होती है तो आप मजीद मजबूती हासिल होती है। तो वैसे ही स्कूल के जमाने में भी, स्कूल की तालीम में भी, जो उस जमाने में 80s में
दुश्वारियां थी। मैं बता दूं कि मैं उर्दू मीडियम, खालिस उर्दू मीडियम स्कूल से मेरी तालीम हुई है। यानी जिस स्कूल में प्राइमरी स्कूल पढ़ता था वहां 3 मीडियम स्कूल चला करते थे, उर्दू, ठीक। बांग्ला और हिंदी मीडियम। तो मैं उर्दू मीडियम वाह। का तालिब इल्म था। फिर जिस स्कूल से मैंने वाह। तालीम हासिल की वहां उर्दू मीडियम स्कूल था वो, यानी 12वीं तक की तालीम उर्दू मीडियम की हुई है मेरी। वाह। यानी हम इल्मुल हिसाब पढ़ा करते थे। हाँ, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते थे। तो उसी तरह से कि बायोलॉजी नहीं पढ़ते थे, इल्म हयात पढ़ा करते थे। हाँ, इल्म तबियात पढ़ा करते थे। तो ये इस तरह से चीजें ये थी। तो 12वीं तक की उर्दू मीडियम की तालीम हुई, और बंगाल में जो तालीमी निज़ाम है उसमें आपको हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन वही मीडियम से कर सकते हैं आप, या तो अंग्रेजी मीडियम से कीजिए या बांग्ला मीडियम से कीजिए। अब एक उर्दू मीडियम के तालिब इल्म को सीधे अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में जो दुश्वारी होती है, और हम सब लोग वाकिफ हैं कि सीधे उर्दू से अंग्रेजी में जो आप मीडियम में मुंतकिल होते हैं, तो पहली दुश्वारी तो वही सामने आई कि अचानक उर्दू मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में आ गए, और उसके लिए जो मशक्कत, जो मेहनत करनी पड़ी और जो करनी पड़ती है, तो एक ऑनर्स तो उर्दू था, उसके अलावा 2-3 सब्जेक्ट्स और पढ़ाने पड़ते थे। तो उनमें जिस तरह से चीजें ये है, और उसमें एक वो पहले से ही शुरू से ही एक मुख्तलिफ तरह से सोचने का या करने का मौका मिला मुझे, या जी चाहा। उस जमाने में भी एक सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में हुआ करता था, बिल्कुल नया सब्जेक्ट, जो जनरली यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं होता है, डिफेंस स्टडीज। ग्रेजुएशन में मेरा डिफेंस। एक पेपर डिफेंस स्टडीज का था, और जनरली तालिब इल्म नहीं पढ़ते थे, उसमें बहुत कम तालिब इल्म, 5-6 तालिब इल्म आते थे। लेकिन वहाँ एक हमारे जो 2 प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया। ये जो अलग करने का ये हुआ, उससे फायदे भी हुए और दुश्वारियां भी हुई। तो वो दुश्वारियां तो जिंदगी में आती रही और हर मरहले में आई, और जिसकी वजह से मजबूती भी मिली। और जब आप को दुश्वारी आती है और आपका इरादा मुसम्मम होता है, तो दुश्वारियों को हल करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उन साथियों में से बहुत से लोग अभी हमें लाइव देख भी रहे हैं, दोस्तों में भी हैं, और कुछ शागिर्दों में भी आपके साथ यहाँ है। उन्होंने कुछ दुश्वारियां हमारी देखी है, कुछ देखी है। तो जिंदगी में जिंदगी अगर ये हो नहीं हो तो बेरंग रहेगी जिंदगी, एक जैसी जिंदगी गुजरेगी। तो जिंदगी में बेशक रंग बेशक। भरते हैं। और हमारे नाजरीन में एक अफरोज खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपका शागिर्द हूँ और मुझे आज आपको लाइव देखकर बहुत खुशी हो रही है। सलीम मसूद साहब हैं, और भी हमारे राशिद साहब हैं, जो तमाम तक ये नाजरीन हमारे साथ जुड़े हैं, अलीम साहब हैं। सबका मैं एक एक करके नाम लेता जाऊंगा। बहरहाल जो आपने बात की कि आपके ज़माने में जैसे रियाजी हुआ करता था, इसी तरह तारीख होती थी, या फिर हम कह सकते हैं फ़लसफ़ा, ज्योमेट्री, ये तमाम तर चीज़ें हमने भी कोशिश की है तहरीक बक़ाए उर्दू की जानिब से कि हम यही जो पुराने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, रियाजी यानी मैथमेटिक्स उर्दू में हुआ करता था, तारीख उर्दू में होती थी, सोशल साइंस जिसको हम समाजियात कहते हैं वो उर्दू में होती जी थी। जी हमने खुद उर्दू में पढ़ी हुई है। तो बहरहाल हमने काफ़ी कोशिशें की थी अपने स्टेट बोर्ड को कि तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इख्तियारी रखी जाएं। बच्चा अगर बेशक उर्दू में पढ़ना चाहे तो उर्दू में पढ़े, अगर वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहे, चाहे वो सोशल साइंस हो या कोई भी मजमून, तो वो पढ़ सकता है। लेकिन वही है कि बेशक यहाँ बेशक। कंपलसरी कर दिया गया है उर्दू, ये अंग्रेजी। तो ये तमाम जी तर जी चीज़ें मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा है हमारे इस लाइव से कहीं ना कहीं ये आवाज़ आवाम तक, आवाम से ऐवान तक पहुँचे कि उर्दू की आज भी अहमियत है। हम लोग जिन्होंने आपको देखा नहीं था, आपको पढ़ा है किताबी सूरत में, आपको तहरीरों में पढ़ा है, वो आज आपको लाइव देख रहे हैं। आपने कहा है कि रियाजी अगर थी, तारीख अगर थी, समाजियात अगर थी उर्दू में, तो वो आइंदा भी होनी चाहिए, ताकि हमें वो फलसफे, वो हिकमत, वो बेशक तमाम तर नजरियात मिले। मैं बेशक। चाहूँगा कि ये जो आपने तालीमी सिलसिले का आगाज़ किया और फिर आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि बंगला, उर्दू, इनसे होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस मुकाम में ज़ाहिर सी बात है बहुत सी आपके इल्मी, अदबी सरगर्मियाँ भी कहीं न कहीं 2-4 होती रही हैं। बेशक तो वो तमाम बेशक। तर मराहिल भी आप हमें बताएँ कि आपका पहला कदम नस्र में था तो कहाँ था? क्योंकि आप नाकिद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, ड्रामा नवीस भी हैं। जी जी। अ,
तो मैं चाहूंगा कि ये नासिर पहले आया, कौन सा अमल जो है सबसे पहले तहकीक के अखबार जी, हम कुछ बातें आखिर की बात करेंगे। हाँ, तो उसमें ये कि आपने ये जान रखा है या कैसे ये अदबी सफर या इल्मी सफर हमारा कैसे शुरू हुआ। तो मैंने बताया था शुरू में कि अलग-अलग काम करने का मुझे शौक रहा है, तालिब इल्मी के ज़माने से ही, कि एक सिर्फ़ एक रास्ते में मैं कभी नहीं ये हुआ कि यही करूँ। कि जैसे जब प्राइमरी स्कूल में था तो दूसरे खेल खेला करता था, स्कूल में आया तो वहाँ ड्रिल भी करने लगा और रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल होने लगा। उसी तरह जब कॉलेज में मैं आया, तो कॉलेज के ज़माने में जो अपनी ज़रूरत की जो सरगर्मियाँ थी, उस ज़माने में पता नहीं कैसे सहाफ़त का शौक मुझे आया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फर्स्ट ईयर में आया था मैं, तो मैंने कहा कि अखबार निकलता कैसे है और उसमें किस तरह से काम होता है जो हमें खबरें मिलती हैं। तो मैं उस ज़माने में वहाँ कलकत्ते में 3-4 बहुत अहम अखबारात थे। ये आज़ाद हिंद, अखबार मशरिक़ और उस ज़माने में एक आबशार निकला निकला करता था अखबार। तो पहले मैं गया, सबसे बड़ा अखबार मलियावादी था, आज़ाद हिंद था। वहाँ गया, मैंने कहा मैं कुछ काम करना चाहता हूँ अखबार में, बस ये, है ना? तो उन्होंने कहा अच्छा काम करना चाहते हो, तो चलो काम करो। उन्होंने प्रिंटिंग का काम दे दिया, तो ऐसे तय नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। काम करता रहा, 2 महीने तक वहाँ काम किए। उसके बाद एक दिन मुझे कुछ 100 रुपए 2 महीने के लिए दे दिए गए कि ये लीजिए आपका 100 रुपए हुआ। लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आया फिर मुझे, बात पैसे की नहीं थी, बस ऐसे ही कि ये नहीं है। फिर आया तो आबशार में हाँ, ये प्रूफ रीडर के लिए ही मुझे ये कहा गया कि ये प्रूफ रीडर है और कुछ खबरें हमारे दोस्त हैं जो आजकल यूएनआई के हैं, वो थे। हाँ, तो कभी खबरें तर्जुमा कर लेता था, प्रूफ रीडिंग तो करता ही था, तो कभी इश्तिहार तर्जुमे करता था। तो उस ज़माने में ही एक हमारे वो भी दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये तर्जुमा करते रहते हो, मज़ामीन लिखो, छोड़ो तर्जुमा और ये प्रूफ तो करते हो। अंबर शमीम उनका नाम है, आज भी वो सहाफ़ी हैं। उस ज़माने में वो, आप सोचिए वो किताब किया करते, लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं वो। और आजकल इंसान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप उनका है और अखबार है, जो रोज़ अदीबों की, शायरों के, जिनका भी यौम पैदाइश वफ़ात होता है, वो भी देते हैं हर सुबह और खबरें उनके वो देते रहते हैं। तो वो थे और पहला मज़मून मैंने लिखा और वो कॉलेज की, अपने मौलाना आज़ाद कॉलेज, पहले वो इस्लामिया कॉलेज हुआ करता था। मौलाना आज़ाद के इंतकाल के बाद उस कॉलेज का नाम मौलाना आज़ाद कॉलेज रख दिया गया। तो हमने कहा कि चलो वहाँ के इल्मी हदीस लिखते हैं और वो मैंने एक मज़मून लिखा जो पहले मेरी इस्लाह की अंबर शमीम साहब ने, जो उन्होंने उस मज़मून को देखा और कहा कि अरे मज़मून तो तुमने अच्छा लिखा है, चलो इसको आप शाम में ही छापते हैं। और सलीक लहनवी साहब उसके एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने फिर ये कहा कि चलो आबशार में ये शाये हो जाएगा। आबशार में पहला मज़मून मेरा वहाँ शाये हुआ था कॉलेज के सर्जन में। और उसके बाद फिर फिल्म पर एक मज़मून मैंने उस ज़माने में था, वो भी आबशार में शाये हुआ। तो आबशार में मुस्तकिल शाये रहा। फिर हम लोगों ने वहाँ एक रिसाला निकाला था राब्ते के नाम से। कॉलेज नहीं थे हमारे, सीनियर राब्ता, वो अब नहीं निकलता है। नईमी साहब हमारे सीनियर थे, नज़रुल इस्लाम नज़मी थे, तो वो पटने में आजकल है नज़रुल इस्लाम नज़मी। तो राब्ता निकाला, उसके आधार रिपोर्ट मुझे मेरी सरगर्मियों को देख के रखा और फिर वो रिसाला निकलने लगा। तो वो एक तरह से वहाँ से शुरू हुआ मेरा लिखना। और फिर इल्मी, अदबी, फ़िल्मों पर, सक़ाफ़त पर, ड्रामे देखने जाता था, उसका रिव्यू करता था, वो वहाँ शाये होता था अखबारों में। वहाँ से दिलचस्पी शुरू हुई और बाद में फिर जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में कॉफ़ी आवाज़ में तकरीबन 5 साल तक हफ्तावार कॉलम लिखा है, ड्रामा पर, तहरीर सक़ाफ़त पर दिल्ली के। और यहाँ भी बहुत से ऐसे दोस्तों से मुलाकात कॉलम की वजह से हुई। मेरे भाई आज नहीं है हमारे साथ, इंतकाल हो गया, शाहिद अनवर। उन्होंने एक तरह से मुझे, अनीस अतीक हमारे दोस्त हैं, क्योंकि उर्दू एकेडमिक ड्रामा फेस्टिवल यहाँ था, तो मैंने बहुत ज़बरदस्त तनकीद लिख दी थी उस कॉलम में। और शायद अनवर साहब का ड्रामा था, उर्दू एकेडमिक ड्रामा फेस्टिवल था, तो उन्होंने तलाश किया, ये 93 की बात है, 92 में मैं दिल्ली आया था, कि कौन ये लड़का है, निकालो इसको। होते हुए पहुंचे, उनसे मिला, फिर और सैकल हुआ।
मुसलसल आती रही। फिर तो 98 में तो आजकल की मराठी बोर्ड में शामिल हुआ, तो वो चीजें ये चलती रही। तालिब इल्मी के जमाने में लिखता रहा, तो वो पहले कॉलेज के जमाने में जब फर्स्ट ईयर में था, उस जमाने में पहला मजमून बाज़ाब्ता शाये हुआ था। और अब माशाल्लाह जो भी है 20-22 तर्जुमा और एडिटेड 20-22 किताबें हैं जो आप सब लोगों के दरमियान है। अच्छा बुरा क्या है वो आप लोग उसका फैसला करेंगे। बेहतर है कि हमारे नाजरीन भी अगर उन किताबों के अनवानात ही जान पाए तो बहुत होगा कि किस किस मौजू पर कौन कौन से अनवानात के तहत जो है किताब लिखी गई है। कुछ उन्वानात तो बता देता हूँ कि मैं चूंकि ड्रामा मेरा पहले का शौक था, दिल्ली में आकर के वो जुनून हो गया। और मैंने जिक्र किया था कि जुगनू जो था हम लोगों का, उसमें नुक्कड़ नाटक हम लोग किया करते थे। और नुक्कड़ नाटक की जो ताकत है, जो पावरफुल मीडियम है, और वो लोगों को अपने पास नहीं बुला करके खुद लोगों के पास जो जाते हैं, नुक्कड़ नाटक जाता है और वो बिल्कुल समाज की बातें समाज के लोगों तक जाके पहुंचाता है जिसका मसला है। वो कुछ ऑडिटोरियम में और रोशनी अंधेरे की बात नहीं करता है, वो बात करता है कि मैं मानता हूँ पुरुषनियम ज्यादा करता रहा बाद में बहरूप के तहत, लेकिन पुरुषनियम में ये होता है कि अदाकार फनकार रोशनी में रहते हैं और नाज़रीन अंधेरे में। और ज्यादातर बड़े फनकार मैं रोशनी में हूँ, नाज़रीन तो अंधेरे में ही रहेंगे। तो ऐसा नुक्कड़ नाटक नहीं समझता है। वो ये मानते हैं कि नुक्कड़ नाटक में नाज़रीन खड़े होते हैं, आप बल्कि उनके नीचे सतह पर होते हैं, वो आपकी ऊपरी सतह पर होते हैं। उनका मसला है और जुगनू के तहत बहुत से हम लोगों ने नाटक तैयार किए और समाजी मसाइल पर तैयार किए, मजदूरी पर तैयार किया, शराबनोशी के खिलाफ तैयार किया, ड्रग नशी के खिलाफ तैयार किया, औरतों पर मजदूरी जो हो रहे हैं, जो मसला था के लिए हम लोगों से तैयार को देखते हुए मैंने अपना एमफिल का मकाला बंगाल के नुक्कड़ नाटक लिखा। और मज़ामीन तो सबसे पहली मेरी किताब मशरक़ी हिंद का उर्दू नुक्कड़ नाटक, वो पहली किताब थी नुक्कड़ नाटक पर किताब नुक्कड़ नाटक में मौजूद नहीं थी। वो थी मेरी नुक्कड़ नाटक। उसके बाद जब आजकल में मैं था तो वहाँ आजकल की फाइलें मैं देखता था कि कितने ऐसे मज़ामीन शाये हुए हैं और इनसे और बहुत आते थे। आजकल ख्याल से मैंने किया है उसको देखने के लिए, तो नज़र में ये ख्याल आया था एडिटर मोहम्मद फारूकी साहब लोग देखने आ रहे हैं तो फाइल खत्म हो जाएगी, उन्होंने ऐसा करते हैं कुछ किताबें शाये कर देते हैं, कुछ निकाल देते हैं। तो हाँ, मैंने 1 साल तक वहाँ से और उल्लुओं की किताबें वहाँ से उस ज़माने में तैयार की। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार फारूकी साहब का, जो डायरेक्टर थे, कि उन्होंने कहा कि काज़िम ने अगर मेहनत की तो नाम जाना चाहिए, और उन्होंने उसमें एडिटर के साथ मेरे नाम वहाँ है वो जो शाये हुए पब्लिकेशन डिवीज़न उनमें से एक आजकल के मज़ामीन हैं, आजकल आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना सर? जी हाँ, थोड़ी सी आपकी आवाज, मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन फिर से शिकायत कर रहे हैं कि आपकी आवाज जो है शायद वीक हुआ है। जहां तक नाजरीन बार बार मैंने देखा है कि नाजरीन लिख रहे हैं कि रुखे ज़ेबा और आवाज दोनों जो है उतनी क्लियर नहीं है। तो बहरहाल नाजरीन आपके कमेंट से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आवाज़ साफ है या नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यासिर साहब, जाकिर एस मोहम्मद यासिर साहब का इस्तकबाल है। जी बिल्कुल, जितने भी नाजरीन हैं तमाम नाजरीन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, इसलिए कि ये वो सेशन है जिस सेशन का यकीन जानिए कि बहुत से हमारे स्कॉलर्स को, शायरों को, अदीबों को, दोस्तों को इंतज़ार रहता है कि
हाँ, आवाज में बहुत परेशान किया है, मैं जानता हूँ। अ, अब मेरी आवाज भी आ रही है या नहीं आफ्ताब मीर भाई, ये तो बता दीजिए कि मेरी आवाज साफ है या नहीं। मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। काजिम साहब की आवाज की शिकायत थी। ये जी, इब्ने कंवल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जी, बस वही अब है शायद, कि हाँ, अब जी शायद जी आवाज जी, बेहतर हो गई हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काजिम साहब, इब्ने कंवल साहब का भी यही कहना था कि आवाज साफ नहीं है काजिम साहब की। तो बहरहाल अब मैं सबके कमेंट्स, आपको सिर्फ इतना कह दूं कि बहुत से नाजरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम तर आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके हम मनसब हैं। बल्कि शायरों, अदीबों, मुहक्किकों का एक मसलक ही होता है कि सब एक साथ एक दूसरे को सराहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आवाज़ को लेके, क्योंकि देखिए कि ये पुंछ है, यहाँ भी बहुत तेज़ से इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। ये दिल्ली बैठे हैं और कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। तो बहरहाल तमाम तर चीज़ें आप पहुँचाने की कोशिश है, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए। चलिए शायद बेहतर काजम हो साहब, जाए जैसे ये। कि जी 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 जी, आपने हाँ ये जो तमाम तर सरगर्मियों का अमल जो हमारे सामने रखा है, इसमें नुक्कड़ ड्रामा हो या बहरहाल ड्रामा, क्योंकि आपका मौजू है ड्रामे का फन और इम्कानात। ड्रामे ने बहुत से जी, रूप इख्तियार किए हैं, ये हम जानते हैं। और इंसान, क्योंकि हम कहते हैं कि नक्काली करता रहा है, ठीक है। वो कि एक ड्रामा ही है जो हम यहाँ आते हैं इस दुनिया में और अपना अपना किरदार निभा के चले जाते हैं। तो इस बेशक। तमाम तर मराहिल को ड्रामा आपके नज़दीक क्या है, इसकी फ़नी खूबियाँ क्या हैं, और इसके इम्कानात आज के दौर में, क्योंकि बहुत सी हैसियतें, बहुत से असलूब, बहुत से स्टाइल इसने बदल लिए हैं। कहीं मंजर निगारी के एतबार से, कहीं मौजू के एतबार से, कहीं टेक्निक के एतबार से। चीज़ों पे मैं चाहूँगा कि आपकी भरपूर जो है रोशनी होनी चाहिए, ताकि हमारे नाजरीन जो मुंतज़िर थे इसके कि हम इस मौजू को सुनेंगे। बेशक। देखिए, ड्रामा दरअसल हमारे जिंदगी के साथ जो है वह, जैसा कि आपने कहा और शेक्सपियर ने भी कहा है कि लाइफ इज अ ड्रामा एंड वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मैन इज अ एक्टर। हाँ, और वो गॉड इज डायरेक्टर। तो उस तरह से ये है कि हमारी पैदाइश के साथ, बल्कि मैं तो ये कहूं कि इंसान की पैदाइश के साथ ही ड्रामा शुरू हुआ। अगर जी इसको नौजुबिल्लाह अगर ये कहें कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और तमाम फरिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने वाह, सजदा किया, एक ने का मना किया, इनकार किया, अज़ाज़ील ने, इब्लीस ने इनकार किया। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त जो कुछ हमारे मजहबी सहीफों में और जो चीजें सामने आती हैं कि अल्लाह ताला और शैतान के दरमियान जो मुकालमा हुआ होगा कि क्यों सजदा करूं बेशक, मैं इसको और तुम क्यों सजदा करो, और पूरा मकालमे के साथ साथ वो उसका नुक्ता उरूज भी आया होगा, वो एक खास मकाम तक पहुंचा होगा और वो उसका जवाल ये हुआ और बेशक, फाइनली ये कहा गया कि बेशक, चलो इंसान जो है अफजल है और तुम्हें हम ये दुत्कारते हैं, ये नकारते हैं, वहां खत्म हुआ। तो एक तरह से अगर इसको ये कहिए कि इंसान की पैदाइश के साथ तो ड्रामा शुरू हो गया, वहीं से बेशक। जब इंसान हीरो, जमीन पर नहीं हीरो है और विलियन का। हाँ। सब तस्वुर आ गया। उसमें डायरेक्टर का भी तस्वुर आ गया पूरा। तो अब बेशक, इंसान देखिए कि बचपन में ही हम लोग ड्रामा करता है, उसको नकाली नहीं किया, वो नकाली तो नहीं, एक छोटा बच्चा है, उसने तो किसी दूसरे को देखा ही नहीं जो वो नकाली करेगा। जनरली हम लोग कहते हैं कि ड्रामा नकाली है, वो ठीक है, जी कथा वो एक नजरिया है कि चीजें जो है दुनिया में वो नकल की नकल है, लेकिन जरूरी नहीं कि ड्रामा नकल ही हो। एक बच्चा जो है उसको अगर किसी को देखा नहीं है उसने और वो बोल नहीं सकता है, तो पहले तो वो अदाकारी करके अपने तासुरात और मुख्तलिफ आवाज से ही तो वो चीजें आपको बताता है। कभी कभी थोड़ी जी, सी उसको बच्चों को चोट लगती है, वो ज्यादा उसका इजहार करता है। कभी कभी ये होता है बेशक, कि छोटा भाई बड़े भाई को अगर पिटवाना हो तो बड़े भाई ने कुछ न कहा हो तो छोटा चिल्लाने लगता है कि अरे भाई ने मारा मारा, और उसको पड़ जाती है। तो ये जो इस तरह से चीजें हैं, तो वो जिंदगी हमारी ड्रामा है और हम लोग बचपन से जब होश संभालना शुरू करते हैं और ड्रामा हमारे अंदर चलता रहता है वो। और वो वाह, ड्रामे का कि स्क्रिप्ट हम खुद लिखते हैं, यानी प्लॉट हम तैयार करते हैं, उसके किरदार हम तैयार करते हैं, उसके डायलॉग हम तैयार करते हैं और उसे हम परफॉर्म करते हैं अपनी जिंदगी में रोज कमोबेश।
हम अपने स्कूल के जमाने को भी अगर याद करें, बचपन को, और कभी हमें हम सब पर यह पाबंदी रहती रही होगी कि स्कूल का ये वक्त खत्म होता है, इतने बजे तक आप घर आ जाइएगा। घर आ जाए, बेशक। कभी दोस्तों के साथ हम खेलने लगे, कुछ मस्ती करने लगे, कुछ काम करने लगे, और उसके बाद जब हम घर की तरफ बढ़ते थे तो एक स्क्रिप्ट बनाते हुए चलते थे कि अच्छा आज तो 1 घंटे देर हो गई है, ताखिर हो गई है, अब घर में अगर पूछा जाएगा तो क्या कहना है, हमें कौन से बहाने बनाने हैं, कौन सी बात करनी है। अब उस स्क्रिप्ट में हमने वो स्क्रिप्ट बनाई, घर पहुंचे, पूछा गया, अगर अच्छे से स्क्रिप्ट को हमने बनाया है, उसकी किरदार निगारी अच्छे की है कि दोस्तों के किरदार या बड़ों किरदार जिसको भी हमने शामिल रखा है, उन किरदारों को अच्छे से बना लिया है और अच्छे मकालमे हमने तैयार कर लिए हैं, तो वो परफॉर्मेंस हमारी कामयाब हो जाएगी और बच जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि जो एक्टर क्या है कि स्टेज पर डायलॉग भूल गया, इम्प्रोवाइज करता है वो। इस जिंदगी में भी हम इम्प्रोवाइज करते हैं कि हमने तो अपने पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी कि घर पहुंचूंगा और मेरे वालिद साहब घर पे मिलेंगे और उनको मैं ये कहानी, या अम्मी मिलेंगी, उनको मैं ये कहानी सुना दूंगा, अम्मी कन्विंस हो जाएंगी। लेकिन हम वहां पहुंचे तो अम्मी के बजाय अब्बा मिल गए। अब उनके जो सवाल थे, तो अब वो पिछली सारी स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई, अब उनके सवाल नए आ गए। तो अब उस नए सवाल में हमने इम्प्रोवाइज किया वहीं पर, और जो जितने अच्छे से इम्प्रोवाइज कर पाया वो बच गया, नहीं कर पाया तो पिट गया। तो ये जिंदगी जो पूरी हमारी है, ये खुद हमारी है, ड्रामा है, और उसमें रोज हम परफॉर्म करते हैं, रोज हम चीजें करते हैं और यही करते हैं। और ड्रामे के फन को अगर हम देखें तो हमारे नक्काद ने थोड़ा सा इसको इतना फैलाया या गैर जरूरी चीजें उसमें शामिल की, जिसकी वजह से बहुत घबराहट होने लगी हमें ड्रामा से। और अज़ाए तरकीबी को कह लीजिए, जो मैंने लिखा भी है और अभी एक किताब मेरी आने वाली है, उसमें बहुत तफसील से है, कमोबेश 600 सफ़े की किताब होगी वो, उस पर पूरा सफर है उसमें, कि उसमें प्लॉट के हिस्से को भी अज़ाए तरकीबी बना दिया गया। मसलन एक प्लॉट है, उसका फिर जो है सो आगाज है, फिर उसका नुक्ता अरूज है, फिर तज़ब्ज़ुब है, कशमकश है, फिर जवाल है, फिर खात्मा है। अरे ये सारी चीजें तो प्लॉट का हिस्सा है ना, जब एक प्लॉट हम बना रहे हैं तो अज़ाए तरकीब में कुछ नहीं, 3 चीजें 4 चीजें हैं सिर्फ। ये एक प्लॉट है, किरदार है, मकालमा है और मकालमे की जबान है। और जबान जरूरी नहीं है कि वो बामानी अल्फाज जो लिखे जा रहे हैं वही जबान है। हमारे ज्यादातर नक़ाद ने जब ड्रामे की तनकीद लिखी है तो उसमें ये लिखा है कि ड्रामे की जबान बहुत सलीस है, बहुत रवां है। हाँ, अरे किसी जबान, ड्रामे की जबान सलीस रवां नहीं हो सकती है। ड्रामे की जबान किरदार की मुनासबत से हो सकती है। एक ऐसा किरदार हमने तख्लीक किया है जो गालियां बोलता है, तो वो ड्रामे में गालियां बोलेगा, वो तो सब उर्दू रहा है, लेकिन आपकी तालीम और आपकी समाजी, आपकी सियासी, आपकी इक़्तिसादी, आपकी माशी और आपकी जो तहजीबी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को सामने रखकर वो गुफ्तगू करता है। उसका अपना लहजा है, एक अंग्रेज जब अंग्रेजी बात करता है तो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करता है। उर्दू हिंदुस्तान में बोली जाती है, जुनूब का लहजा अलग है, दिल्ली का लहजा अलग है, यहाँ तक कि दिल्ली लखनऊ का लहजा अलग है, आपके यहाँ कश्मीर में मुख्तलिफ लहजा है उसका। तो अगर किरदार एक वहां का है तो वो कैसे सलीस उर्दू में बात कर सकता है? और अक्सर नाकिदों ने यही लिखा है। दूसरे के मकालमे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाज़ाब्ता तहरीरी जबान में मकालमे हो। आपने मुझसे कहा, जबान जो उसका ये है कि आप यहां आइए, या मैंने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, या मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं कुछ ना कहूं, आपको एक बार देखूं, नजर फेरूं और दूसरी तरफ चल दूं। बात तो मैंने ज्यादा अच्छे से कही। और मुझे ऐसा लगता है कि तहरीरी जबान से ज्यादा पावरफुल जबान जो तासुरात की होती है, जो खामोशी की होती है, वो ज्यादा पावरफुल जबान होती है। मसलन हम यही मैं बता रहा था कि कोई ऐसी गलती की हमने और घर हम पहुंचे, और रोज पहुंचते थे, हमसे पूछ लिया जाता था कि कहां थे, क्या थे, जवाब दिया और अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद मुतमईन हो गए। कभी अगर ऐसा हुआ हो, हम सबकी जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमने कोई गलती की, हमने कुछ ये किया और घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद वालिद का सामना हुआ और अब्बू ने बस ऐसे तीखी नजर से देखा और चुप रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, और आप डरते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। जब वो कुछ पूछ लेते थे, जवाब देते थे, मुतमईन हो जाते थे, उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी जब उन्होंने कुछ नहीं पूछा तो।
कि अच्छा क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या ये करेंगे, अच्छा अभी क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा, आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, तो वो परेशानी आपके अंदर चलती रहेगी। तो ज्यादा पावरफुल जबान तो वो खामोशी हुई ना, जिसने आपको परेशान करके रखा। तो या उसी तरह से जो तासुरात की जबान है, जो आपके हरकत और सकनात की जबान है। बंगाल में बादल सरकार पूरे बॉडी लैंग्वेज को लेकर काम करते रहे जिंदगी भर, कम से कम मकाल में। या बहुत से ऐसी जबान है, बहुत से ऐसे हम सिर्फ बामानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा मकालमा नहीं होता, वही हमारी जबान नहीं होती है। बेमानी अल्फाज बहुत सारे हैं जिनके बहुत मानी होते हैं, और उसके उस तनाजुर में जब हम पेश करते हैं तब उसके मानी होते हैं। हम सब लोगों ने मंटो का अफसाना टोबा टेक सिंह पढ़ा होगा। मंटो के अफसाने में एक बिशन सिंह किरदार है, और बिशन सिंह बीच बीच में कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है जिसके वैसे कोई मानी नहीं है। ओपर दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बधियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन, या ओपर दी, गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बधियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। इसके कोई मानी नहीं है, लेकिन जब एक ड्रामा निगार इसको इस्तेमाल करता है और ड्रामे में वही किरदार होता है, और उससे एक ड्रामा निगार शाहिद अनवर है, उन्होंने एक खैर जरूरी लोग ड्रामा लिखा कि जब सौगंधी पूछती है उसमें कि तुम्हें भूख लगी है, वो बिशन सिंह उन्हीं अल्फाज में से कुछ अल्फाज को बोलता है, और हमें तुम्हें भूख लगी है, ऊपर दी गड़गड़, हाँ कहाँ जा रहे हो, ऊपर दी गड़गड़ दी, अनेक दी, बदियाना दी, मूंग दी दाल, हाँ अच्छा तुम्हारा टोबा टेक सिंह कहाँ है, ऊपर दी गड़गड़ दी, अनेक दी, बदियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये जो है कि उसी बात को वो अलग बोल रहा है, उसमें मानी पैदा हो रहे हैं। उस लफ्ज के अपने कोई मानी नहीं। बहुत अच्छी वजाहत की है आपने। डंडा जी फर्श पे पड़ा हुआ है, वो डंडा बेजान पड़ा हुआ है, लेकिन उस डंडे को जब एक बूढ़ा अपने सहारे के लिए हाथ में लेता है तो उसका सहारा बन जाता है। एक बदमाश आदमी उसको अपने हाथ में उठाता है, उसको पकड़ने से उसमें उसको अटैक करने की जबान बन जाती है। एक सिपाही के हाथ में वही डंडा अगर होता है तो उसकी जबान मुख्तलिफ होती है। एक गमछा है, उस गमछे को एक मजदूर बांध लेता है, उसकी जबान मुख्तलिफ होती है। एक सियासतदान अपने कंधे पर रख लेता है, उसकी जबान मुख्तलिफ होती है। यानी वो मुर्दा चीज है, उसमें जान डालते हैं। आपके लिबास हैं, आपके लिबास आप उसके अंदर जान डालते हैं। वो धोती है, उस धोती को बंगाल में ये पहनी जाती है, इधर बिहार और यूपी में ये पहना जाता है, और साउथ में ये पहना जाता है। आप देखें कि उसको पीछे दमरम या दूसरे लोग किस तरह से पहन रहे हैं, उस धोती को, कपड़ा वही है, उस पहनावे से उसमें जबान डालता है, पहनावे से समझिए आपने कि ये बंगाल का आदमी है। धोती के पहनने से आपको मालूम है ये मजदूर है, ये किसान है, ये सियासतदान, उसके बांधने के तरीके से मालूम हो गया। इसी कपड़े को जो पहनते हैं, कपड़े के पहनने के हिसाब से उसमें जान डालते हैं। तो पूरा ड्रामा जो है वो जिंदगी में जान डालने का काम है। ड्रामा, और इस ड्रामे आप देखें अपनी तहजीब उसमें समझने का काम करता है। आप तारीख को अगर देखें कि वाजिद अली शाह को कहते हैं कि उन्होंने पहली बार ड्रामा में कुछ लिखने की कोशिश की। वाजिद अली शाह ने उर्दू में लिखने की कोशिश की, और उनका सबसे मकबूल कौन सा है, राधा कन्हैया का और राधा कन्हैया का किस्सा, और हिंदुस्तानी तहजीब को वहां समो रहे हैं। उर्दू का पहला मुकम्मल ड्रामा अमानत के इंदर सभा है, लिख रहे हैं अमानत, लखनऊ में लिख रहे हैं, शायर हैं, लिख क्या रहे हैं, इंदर सभा, इंदर की सभा, वो पूरी तहजीब है उसको सामने ला रहे हैं। उस तरह से आप अगर देखें ड्रामे को, तो वहां ड्रामा, मैं फिर ये कह रहा हूं कि सिर्फ उसमें 3-4 अज्जाए तरकीबी हैं, प्लॉट, किरदार, मकालमा और जबान। और ये जबान जैसे मैंने बताया कि उसकी सेट भी है, प्रॉपर्टीज भी है, मेकअप भी है, कॉस्ट्यूम भी है, रोशनी भी है, मौसीकी भी है। कि अगर स्टेज पर ड्रामा पेश किया जा रहा है, खुशी का माहौल है, वहां ब्लू रोशनी जलती है, आपको पता चल जाता है खुशी का माहौल है। वहीं पर अगर बड़ी डिम रोशनी होती है तो लगता है कि शाम हो गई, रात हो गई। अगर कोई खतरनाक मंजर है तो लाल रोशनी जला दी जाती है, लगता है खतरनाक मंजर है। कोई उदासी का है तो वायलिन की आवाज आपको आ रही है, लग रहा उदासी है। शहनाई बज रही है, आपको लग जाता है शादी का माहौल है। तो इस तरह से मौसीकी जबान है। कॉस्ट्यूम आप देख करके दूर से बता देते हैं कि ये किस तबके का हो सकता है, ये मजदूर है, ये किसान है,
हाँ, ये तालिबे इल्म है, उसके जेस्चर पोस्चर, कभी आप अगर किसी को जाते हुए पीछे से भी अगर आप देखें तो अपने जानने वाले को पहचान लेंगे, और वो मुख्तलिफ तरह से चलता है, वो उसकी शख्सियत सामने है। किसी का हाथ बहुत तेज चलता है, किसी का हाथ बहुत धीरे चलता है जब वो चलते हैं, तो कुछ लोगों के हाथ उल्टा चलते हैं, यानी जो पांव आगे जा रहा है वही हाथ आगे जाता है, कुछ लोगों के हाथ चलते ही नहीं। फिर आप अपने लोगों को आंख बंद करके जो पहचानते हैं, जो है लम्स जो है, जो एक एक्टर से दूसरे एक्टर के अंदर, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर जिस तरह से वाइब्रेशन होता है, आप सामने से कोई आ रहा है, उसको देख कर आपको प्यार करने आ रहा है, या आपको करने आ रहा है, या आपको मारने आ रहा है। तो ये जो पूरा फन है ड्रामे का, वो फन मुश्किल भी है और आसान भी है, उसको मुश्किल बना दिया गया है। अब मुश्किल बनाने में हमारे अदीबों ने, नक्कादों ने बड़ा किरदार अदा किया है। ड्रामे का नाम पहले खेलने से आया, हमेशा ड्रामा खेलने के बारे में सोचा गया, बाद में उसको तहरीर किया गया, लिखा गया या शायद किया गया। पूरी पाठ्यक्रम की रवायत हमारे सामने है। आगा हश्र के हैं, बेताब हैं, ऐसा है के लोग हैं, जो पूरी पाठ्यक्रम पहले ड्रामा खेला गया, नहीं मिलती है हमारे, हमें ज्यादातर स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, ड्रामे नहीं है, लेकिन उसी जमाने में हमारा शाहजहां ड्रामा जिसे कहा जाता है, अनारकली, इम्तियाज अली खान ने जानबूझ करके एक ऐसा ड्रामा लिखा जिसको स्टेज से दूर कर दिया जाए। मैं ये कहता हूँ, अगर अनारकली नहीं लिखा जाता तो हमारे ड्रामे की, उर्दू ड्रामे की सूरत ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि वो एक ऐसा ड्रामा लिखा गया जो स्टेज नहीं हो सकता है, और हमारे अदीब व नाक़िदीन ने उसे शाहकार बना दिया, और वो एक ऐसी मिसाल के तौर पर हमारे सामने आया कि हम उसकी नकल में तहरीरी ड्रामा लिखने लगे जो खेला ना जा सके, शाहकार ड्रामा फैलाने लगे। एक सफे में, दो सफे में मकालमे की शक्ल में कुछ भी लिख दिया, वो ड्रामा हो गया। अगर मकालमे की शक्ल में हर चीज, हर लिखी हुई चीज ड्रामा है, खत की लिखी हुई, खत की लिखी हुई, खत की लिखी हुई निगारी होना चाहिए, निगारी होना चाहिए। मजनू की डायरी, मकतूब की डायरी, वो नॉवेल, बहुत से अफसाने, ऐसा ही एक सवाल आया भी है, मुश्ताक अहमद वानी साहब की तरफ से है कि आवाज आपकी नहीं आ रही है। आपने टोबा टेक सिंह का हवाला दिया, तो मुश्ताक अहमद वानी साहब कह रहे हैं कि अफसानों को ड्रामे में कैसे तब्दील किया जा सकता है। इस टेक्निक पे भी जरा उन्होंने चाहा है कि वजाहत करें। असलम जमशेदपुरी साहब आपको बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। इकबाल साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत से नाज़रीन जुड़ चुके हैं। सलीम मसूद साहब जुड़ चुके हैं, अफरोज खान साहब जुड़ चुके हैं, नासिर अब्बास साहब हैं, रशीद हैं, असलम फारूकी साहब हैं। बहुत से नाम मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी आ रहे हैं और डिस्प्ले होके निकल जा रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको लिखता जाऊँ। तो इन तमाम तर नाजरीन को हम आदाब और सलाम कहते हुए, ये जो ड्रामे के फन की आपने बातें की हैं, वहाँ एक लिबास को आपने ड्रामे की पहचान, या मैं कहूँगा कि लिबास इंसान की पहचान करार दिया। ड्रामाई हम ये कह सकते हैं कि स्टेज ड्रामा, रेडियाई ड्रामा और आज टेलीविजन का ड्रामा, इन पे भी अगर आप थोड़ी थोड़ी वजाहत करें। एक चीज जो मुश्ताक वानी साहब का सवाल है कि कैसे अफसाने को हम ड्रामे में ढाल। जी जी जी। तो ये कि देखिए, अब ड्रामा हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, स्टेज हमारा बहुत तरक्की कर चुका है। अब वो रवायती स्टेज नहीं है। पहले स्टेज जब बना था तो पहाड़ों के इस पर उसको तराश करके बनाया गया था, संस्कृत ड्रामे का और वैदिक ड्रामे का हम स्टेज देखते हैं। तो बाद में फिर और स्टेज तरक्की किया, और अगर हश्र के या पारसी थिएटर के ड्रामों को हम देखते हैं तो वहां आपको बुलंद आहंगी बहुत मिलती है कि जोर से बोला जा रहा है। वजह ये थी कि हमारा स्टेज टेक्निक उतना तरक्की याफ्ता नहीं था, रोशनी का उस तरह से इंतजाम नहीं था। अब स्टेज जिस तरह से तरक्की कर चुका है तो अब हर चीज तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट ड्रामा। नॉवेल पर परफॉर्म किया जा रहा है, अफसाना परफॉर्म किया जा रहा है, खुतूत परफॉर्म किए जा रहे हैं, शायरी परफॉर्म की जा रही है। गुलजार की शायरी पर पूरा मबनी सलीम आरिफ ने खराशे के नाम से ड्रामा किया था। जी। अफसाने को स्टेज पर वैसे का वैसे मिनोन पेश किया जा रहा है ने, और यहाँ देवेंद्र राज अंकुर ने 74 से बल्कि शुरू किया है,
और बहुत से लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अब दो तरह का स्टेज हमें देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में दास्तान गोई बहुत मकबूल है आजकल, मतलब ये है परफॉर्मेंस के इसमें। तो हर परफॉर्मेंस ड्रामा नहीं है। स्टेज पर जो कुछ भी ठीक। पेश किया जा रहा है वो ड्रामा, वो सब ड्रामा नहीं है। परफॉर्मेंस हम जरूर कहेंगे, पेशकश जरूर कहेंगे उसको। ड्रामाई पेशकश हो सकती है वो, जैसे ड्रामाई नॉवेल है, ड्रामाई अफसाना है, लेकिन जी। वो ड्रामा नहीं है। वो तफरीक हमें करनी पड़ेगी। शुरू में ड्रामे का मतलब प्रोटेस्ट माना जाता था, और ड्रामे के अपने फनी लवाजिम जो है, जिस तरह गजल के अपने लवाजिम है, हर पाबंद जी। शायरी गजल नहीं है, बेशक। कि गजल के अपने फनी लवाजिम है। तो उसी तरह से ड्रामे के अपने फनी लवाजिम है। तो हर मकालमे में लिखी हुई तहरीर ड्रामा नहीं है, या हर पेश की जाने वाली चीज ड्रामा नहीं है। अब ड्रामे में यह है कि अफसाने को पेश किया जाता है ड्रामे यानी स्टेज पर, लेकिन उसी अफसाने को ड्रामे की शक्ल में भी ढाला जाता है। मुझे याद आता है फिर वो कि 1993 में ही शमूल अहमद की एक कहानी सिंगारदान को शाहिद अनवर ने स्टेज की शक्ल में ड्रामा बनाया, उस पर मबनी ड्रामा। और वो अफसाना उतना मकबूल नहीं हुआ जितना कि वो ड्रामा मकबूल हुआ। बाद में वो टेली सीरियल भी बना, उस पर फिल्में बनाने का भी काम हुआ। या उसी तरह से कि टोबा टेक सिंह जो कहानी है इनकी घंटों की, उस कहानी को भी पेश किया गया और उसको अलग अलग शक्ल में ड्रामों में लिया गया, और पूरी कहानी पर बेस्ड एक ड्रामा जमा हमीद ने लिखा, एक ड्रामा लिखा जो बहुत मकबूल हुआ, और अलीगढ़ में बहुत पेश किया गया था वो, और मकबूल हुआ था वो। तो उस, या फिर आप देखें किसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने, प्रेमचंद की कहानी शतरंज की बाजी, हम शतरंज के बाजी हमें याद होगी। जी। शतरंज के बाजी, शतरंज की बाजी प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की उस कहानी को हबीब तनवीर ने शतरंज के मोहरे की शक्ल में, ड्रामे की शक्ल में ढाला, शतरंज के मोहरे के नाम से। और सत्यजीत रे ने उसी कहानी पर मबनी शतरंज के खिलाड़ी फिल्म बनाई। अब देखें कि एक कहानी है शतरंज की बाजी, वहां प्रेमचंद का फोकस बाजी पर है, यानी खेल पर है, खेल। कहानी वही है। हबीब तनवीर ने क्या किया है कि खेल पर नहीं है फोकस, वहां मोहरे पर फोकस है। एक बाजी है, एक मोहरा है जिससे खेल खेला जा रहा है। तो हबीब साहब ने, वही कहानी है, उसके मानी बदल गए जब वो ड्रामे में आया। तो और वो पूरा जमाना जो है कि हमारी आजादी का ड्रामा 35 का जमाना है, जब 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में लिखा गया तो बाजी लिखा गया। प्रेमचंद उस जमाने में बाजी खेल था, तो हम अगर उसको ब्रिटिश का खेल माने, अगर हम, जी। ब्रिटिशों का खेल था वो, और यहाँ ब्रिटिश मोहरे बिछा रहे थे। और उस मोहरे बिछाने में ये हुआ कि आज हम 3 हिस्सों में है, 4 हिस्सों में है, 5 हिस्सों में हो रहे हैं, 5 हिस्सों में हो रहे हैं। और हबीब तनवीर का उस जमाना था, उस सत्यजीत रे ने जब फिल्म बनाई तो वो खिलाड़ी बनाई कि अब हमें आजादी मिल चुकी है। उसके बाद फोकस सारा खिलाड़ी पर चला गया। तो ये जो पूरा एक चीज पर मबनी चीज को हम जब दूसरे फॉर्म में ढालते हैं तो कहानी तो वही होती है, लेकिन उसके माने भी बदलते हैं, और वो माने पर्सपेक्टिव में बदलते हैं। ड्रामे में फिर वैसे ही है। स्टेनिस्लॉवस्की एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे ड्रामे के। उनका एक मिलता है लिखा हुआ कि वो एक बार उन्होंने ड्रामा एक तैयार किया, और उसके 100-200 शो होने के बाद उनके जो लीड अदाकार थे वो चले गए, नहीं रहे उनके साथ। दूसरे अदाकार को तैयार किया उन्होंने, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही तैयार किया, लेकिन जब ड्रामा पेश किया गया तो उसके माने बदले गए। अब वो परेशान कि कैसे माने बदल गए, क्यों ऐसा हो गया, हरकत भी वही है, डायलॉग भी वही है, वही है, लेकिन ये तब्दीली कहां से आ गई मानी में। तो इस नतीजे पर पहुंचो कि ये अदाकार जो बदल गया है, उस अदाकार की अपनी जिस्मानी साख्त, इस अदाकार की अपनी जिस्मानी साख्त है। उस अदाकार के सांस लेने का तरीका अपना था, इस अदाकार के सांस लेने का तरीका अपना है। उस अदाकार के जिस्म की फिक्र है। जरूरी नहीं है कि हम सब हाथ उठाते हैं तो बराबर एनर्जी से हाथ उठाएं। जरूरी नहीं कि हम गुफ्तगू करते हैं तो वो एक है वॉल्यूम, दूसरा है पिच।
हम वॉल्यूम तो वो रख सकते हैं, लेकिन पिच हमारा अपना होता है, वही हमारी शनाख्त होती है। बेशक बेशक बेशक। उस तरह से ड्रामे में कि जब उसको कहीं बदलते हैं हम, किसी दूसरे फॉर्म में हम आते हैं, तो उसके माने बदलते हैं, और वो ही राइटर है, और वो राइटर की अपनी शनाख्त है, वही उस अदाकार की अपनी शनाख्त है। एक ही चीज को अलग अलग अदाकार कर रहा है, वो दोनों की अपनी शनाख्त है, क्योंकि उसका अपना जहन काम कर रहा है, वो सोच अपनी तरह से रहा है। कि जैसे हम भिखारी कहते हैं तो फौरन किसी मंदिर मस्जिद या दरगाह पर हम पहुंच जाते हैं कि ये भीख मांग रहा होगा, चौराहे पर पहुंच जाते हैं भीख मांग रहा होगा। लेकिन जब हम अपने मुशाहिदे, जब हम तजर्बे और जब उससे हम चीजों को देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, सूट में भी तो एक भिखारी हो सकता है। क्यों हम हिंदुस्तान के भिखारी को, हमने तो भिखारी कहा, क्यों हम हिंदुस्तान के भिखारी को ही सोच रहे हैं? क्यों नहीं हम लंदन के भिखारी को सोच रहे हैं? क्यों नहीं हम सऊदी अरब के भिखारी को सोच रहे हैं? क्यों नहीं हम टर्की के भिखारी को सोच रहे हैं? तो वहां ऐसे ही खड़े होकर तो नहीं मांगते। तो हम जो अपने आप को महदूद रखते हैं, तो एक जैसे ही थिएटर आता है, वो आपके जहन को खोल देता है पूरा। ये कहने का मतलब आप अपने ही पास पास न रहिए, इसको यूनिवर्सल इसमें देखिए, इसलिए हर आदमी उससे आइडेंटिफाई करता है। तो ये चीजें एक तो ढालने का ये है फन। दूसरे, आपने ड्रामे की अकसाम पर बात की कि जैसे स्टेज ड्रामा है, नुक्कड़ ड्रामा है, रेडियो ड्रामा है, टेलीविजन ड्रामा है। तो इसमें जब आप देखते हैं, तो प्रोसिनियम से हमने शुरू किया, उसके बाद प्रोसिनियम में भी बहुत सी किस्में आई, कि ब्रेख्त की अपनी आई, वॉल थिएटर आया, एपिक थिएटर आया, उससे पहले कुछ और ये था। अब तो ऐसा हो गया है कि अब ऑफिस थिएटर भी हो गया है, कैबिन थिएटर हो गया है। कि अक्सर मतलब ये भी एक होता है कि कोई एक करप्ट ऑफिसर है, हमें उसको अगर उजागर करना है, उसको देखना है, ये हमने अपना कुछ रिसर्च पर किया है, वहां जाकर के स्पॉन्टेनियस हम उनसे बात करना शुरू करते हैं, जिसको आप आजकल ये भी कह सकते हैं कि हालांकि बहुत भोंडी चीज है, बहुत खराब बात शक्ल में उसको ये है कि टिकटॉक पर आप देखते हैं प्रैंक जो कह रहे हैं आप, तो एक उसी तरह से वो भी तो अदाकारी कर रहा है वहां पे वो, और वो स्पॉन्टेनियस अदाकारी होती है। सामने वाले का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मैंने इसका ये अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन चूंकि ज्यादातर लोगों के जहन में ये है, इसलिए ये मिसाल मैंने दी है। उसी तरह से ऑफिस में बैठ करके हम थिएटर कर रहा है, तो वहां जाके बातचीत कर रहा है, कोई एक रिकॉर्ड कर रहा है उसको, या नहीं भी कर रहा है तो वो निकल करके चीजें सामने आ गई। तो उसमें फिर रेडियो ने थिएटर को, और हम जब देखते हैं कि जिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि पारसी थिएटर यानी उर्दू थिएटर का जवाल हो गया, जब कोई इंटरटेनमेंट के तौर पर हम उस वक्त जब तक थिएटर को देखते रहे, उस वक्त तक इंटरटेनमेंट का जैसे ही दूसरा मीडियम आपके पास आया, आपने मान लिया कि उसका जवाल हो गया। जैसे पारसी थिएटर इंटरटेनमेंट का जरिया था, पैसा कमाने का मकसद था, और नाजरीन को तफरीह फराहम करना था, इसलिए उसमें भोंडी चीजें भी होती थी, सस्ती चीजें भी होती थी। मसलन अगर कोई एक अदाकार ने बहुत अच्छी अदाकारी की, मरने की अदाकारी बहुत अच्छी की, तो जिस तरह मुशायरों में हम कहते हैं कि मुकर्रर इरशाद हो, तो वहां अदाकार नाजरीन जो कहते थे कि भाई इस सीन को दोबारा करके दिखाया, दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, वो मरा हुआ अदाकार फिर उठता था, अब फिर से मरने की अदाकारी करता था, इसलिए कि नाजरीन को खुश करना था, पैसा कमाना था, और वो फिर दोबारा मरता था और फिर वो उठ करके चला जाता था। फिल्में जब आई तो दूसरा इंटरटेनमेंट का जरिया, और फिल्मों के जमाने में आजकल हम लोग जैसे सुनते हैं एक टिकट पर दो खेल, तो फिल्में मकबूल नहीं थी, ड्रामा मकबूल था। तो फिल्म को मकबूल करने के लिए एक टिकट पर दो खेल, एक टिकट बेचते थे, और पहले वो फिल्म दिखाते थे, और जो ड्रामा देखने वाले लोग हैं वो इंतजार में बैठे रहते थे। वैसे ही कि जैसे 80s 90s में सिनेमा हॉल में फिल्म डिवीजन की भेंट आया करता था, तो फिल्म देखने के लिए उन डॉक्यूमेंट्रीज को हमें देखना पड़ता था, या आज जिस तरह से शुरू में या इंटरवल में इश्तेहार देखना पड़ता है सिनेमा हॉल में अगर आप जाते हैं, तो वैसे ही वहां इश्तेहार के तौर पर या उस फिल्म डिवीजन की भेंट के तौर पर सिनेमा दिखाया जाता था, और बाद में ड्रामे दिखाए जाते थे, और ड्रामा देखने के लिए नाज़रीन बैठते थे। एंटरटेनमेंट का दूसरा जरिया आया, तो वो एंटरटेनमेंट वाला थिएटर तो मकबूल नहीं रहा, खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद रेडियो आ गया, रेडियो ने ड्रामे को संभाला दिया, और फिर उसके बाद तकरीबन तहरीक के बाद पूरा इब्ता को देख लें, पृथ्वी थिएटर को देख लें, कुछ हिंदुस्तानी थिएटर को देख लें, हबीब तनवीर के नया थिएटर को देख लें, और उसका पूरा फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन जैसे हैं, वहां बलवंत ठाकुर जिस तरह से काम कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर मुश्ताक वहां काम कर रहे हैं, वहां और बहुत सारे लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, तो उन लोगों ने जो और वो मसाइल को लेकर काम कर रहे हैं, वो समाज को लेकर काम कर रहे हैं, तो ये थिएटर ज्यादा मकबूल रहा, ज्यादा अहम रहा। अब स्टेज ड्रामा, रेडियो पर सिर्फ आवाज हम सुनते हैं, तो एक और चैलेंज हमारे पास आया कि वो हमारी
जिस्म को तो नहीं देख पा रहे हैं, हमारे कॉस्ट्यूम को नहीं देख पा रहे हैं, हमारी लाइट्स को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे मेकअप को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टीज को नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें आवाज के जादू से ये काम करना है। सिर्फ मौसीकी और आवाज यानी जो सुन सकने वाला अमल है, उसको लेकर पूरा ड्रामे का ताना बाना तैयार किया गया। और ड्रामा रेडियो के लिए जो तैयार किया गया उसमें कम से कम किरदार इसलिए रखे गए कि शनाख्त आप आसानी से कर सके। वहां स्टेज पर जो किरदार आते थे तो उनका इंट्रोडक्शन हो जाता था, यहाँ एक किरदार दूसरे किरदार का इंट्रोडक्शन करने लगा, फिर मकाल में छोटे छोटे होने लगे ताकि शनाख्त हो सके, और ज्यादा पेचीदा ना बना करके मतलब सिंगल प्लॉट का पेचीदा ना हो, सादे प्लॉट का ड्रामा खेला जाने लगा। और उस जमाने में पूरा बुखारी साहब का जमाना है पूरा, उसमें हम देखते हैं मंटो, प्रेमचंद, मंटो, कृष्णचंद्र, अश्क, बेदी, इस्मत, ख्वाजा अब्बास और बहुत सारे लोग हैं, एरोतिन शाह शर्मा, जिन लोगों ने रेडियो ड्रामे लिखे और ड्रामे को मकबूल किया। उसके बाद जब टेलीविजन आया तो टेलीविजन ने फिर क्या किया कि स्टेज को दूर तो नहीं कर सके, वो स्टेज को बदल तो नहीं कर सके, क्योंकि स्टेज में जो जिंदगी है वो शूटिंग में तो नहीं आ सकती है। स्टेज का जो अपना चैलेंज है वो शूटिंग में तो नहीं आ सकता। इवन रेडियो पर भी आपको एडिट करने की सहूलतें मौजूद है। टेलीविजन में जिस एक ये बड़ा मसला आ गया कि टेलीविजन हो या सिनेमा हो, उसमें हुआ ये कि मामला ये है कि स्टेज पर लाइव चीजें होती हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में खासकर एक ये है कि यहाँ जो लाइव मीडियम है ड्रामा, उसको हमने एक्टर का मीडियम है बेसिकली, वो उसको हमने डायरेक्टर का मीडियम बना दिया। वहां एक्टर का नाम नहीं आता है, वहां डायरेक्टर के नाम से हम ड्रामे को पहचानने लगे या कहने लगे। और टेलीविजन या सिनेमा जो डायरेक्टर का मीडियम है उसको हम एक्टर से पहचानते हैं। शाहरुख खान की फिल्म देखने जा रहे हैं, सलमान खान की फिल्म जा रहे हैं देखने, या दूसरे एक्टर की फिल्म हम देखने जा रहे हैं, इरफान खान की फिल्में देखने जा रहे हैं, नवाजुद्दीन की फिल्म देखने जा रहे हैं। एक्चुअली वहां आपके पास कैमरा ऑडियंस है, बेजान ऑडियंस है, और उसके लिए आप 4 घंटे, 5 घंटे की, 6 घंटे की शूटिंग, मतलब उतने ड्यूरेशन की पूरी शूटिंग करते हैं, साल भर 6 महीने ये है, और वो फिल्में बनती है एडिटिंग टेबल पर जाकर के। आपने तो जान डाल दिया कि भाई ये तो शानदार सीन मैंने किया और इससे का तो जवाब नहीं है, और एडिटिंग टेबल पर मालूम है उसी सीन को काट दिया डायरेक्टर ने या एडिटर ने मिल करके। तो एडिटर जिस तरह से चाहता है वो, डायरेक्टर जिस तरह से चाहता है वो फिल्म बनती है। लेकिन लाइव मीडियम जो थिएटर है उसमें एक्टर जैसे चाहता है वैसे ये करता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर रहे हैं, ज़हीन एक्टर, या बहुत से ऐसे परफॉर्मर रहे हैं जो रिहर्सल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो शो में परफॉर्म कर पाते हैं। डायलॉग भूल गए तो वहां इम्प्रोवाइज उनको करना है, यहाँ डायलॉग भूलने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग मजाक में ये कहते हैं कि कोई साहब एक फिल्म को इतनी बार देखने गए कि कोई अगर उसको छुरा घोंप रहा है तो वो वहां आके एक पकड़ता है बार बार, वो कभी तो मिस करेगा कि उसको लगेगा छुरा, लेकिन फिल्म में वो कभी मिस नहीं करेगा, फिल्म में वो मिस कर सकता है। और ऐसा हुआ है। मैं खुद प्ले कर रहा था, उसमें ग्रीन रूम में जैसे एक सीन के बाद चले गए, ग्रीन रूम में बैठे गप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हुआ ये कि अचानक किसी ने आके कहा कि अरे कासिम कासिम आपका सीन आगे। तो हम दोनों एक्टर जो थे दोनों भागे स्टेज पर पहुंचे। उसके बाद उस स्टेज पर एक चाकू से, छुरे से उस दूसरे को हमें मारना था। डायलॉग हुआ, सब हुआ। मैंने कहा कि अच्छा ये बात है तो मैं तेरी जान ले लूंगा। देखा तो चाकू तो लाया ही नहीं, छुरा तो वहीं भूल गया। अब वो देख रहा हूँ छुरा नहीं है, तो अब जाकर के मैं छुरा ला नहीं सकता वहां से। तो फिल्म अगर होता तो वो कहता छुरा दो, तो अब वो रोक दिया जाता। लेकिन यहाँ आप छुरा नहीं है, लेकिन हमें तो ड्रामा कंटिन्यू करना है। तो हमने देखा छुरा तो नहीं है, सामने वाले ने भी देखा है छुरा तो नहीं है, अब क्या करेगा ये। डायरेक्टर ने देखा कि छुरा तो नहीं है, विंग में सब लोग परेशान कि अब छुरा तो है नहीं, क्या करेगा ये। अब वहां पर एक्टर का अपना जहन काम करता है कि मैं वहां पहुंचा और मैंने उसका गला पकड़ा कि मैं तेरी जान ले लूंगा। उसके बाद म्यूजिक आई, लाइट आया, सब ये आया, टेंशन चल रहा है, और हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, यार क्या कर रहा है, अरे यार छुरा भूल गया, मर जा तू, मैं गला दबा के मार रहा हूं, तू मर जा। नहीं ऐसे नहीं मरूंगा। टेंशन है ऑडियंस में, क्या उसकी जान ले रहा है, हम लोग यहाँ मजे कर रहे हैं, हाँ कि तू मर जा। अच्छा नहीं मरूंगा, अरे मर जा प्लीज, चल रात को पार्टी देगा, हाँ दूंगा, अच्छा ठीक है तो मर जाता हूँ, और उसका गला दबा के मार दिया। तो ये जो थिएटर है, ये मजा फिल्म में नहीं है, ये वहां वो मजा नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ फिर इससे भी सीखने का मौका मिला। कई बार होता है कि आपकी कॉस्ट्यूम प्रॉपर काम नहीं करते, फंस गया, लेकिन उसको चलाना है। कई बार प्रॉपर्टीज नहीं पहुंची, कई बार सेट टूट गया, कुछ भी हो गया, कहीं लाइट काम नहीं किया, म्यूजिक काम नहीं किया,
ये जो लाइव का अपना मजा है, वो मजा ये है। फिल्मों में ये मजा नहीं है। टेलीविजन पे जो ड्रामा है वो एक तरह से फिल्मों में आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, स्टेज की अपनी लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकते हैं। टेलीविजन में लोकेशन चेंज करते हैं। टेली ड्रामा जो है एक्चुअली स्टेज ड्रामे का ही है, लेकिन उसको थोड़ा फोकस करके टेलीविजन पर रिहर्सल वैसे करते हैं, तैयार वैसे करते हैं, उसके अलग अलग सीन के सेट बना लेते हैं। उस पर आपके कुछ लोग सिंगल कैमरे से शूट करते हैं, कुछ मल्टीपल कैमरे से शूट करते हैं, 2 कैमरा 3 कैमरे से शूट करते हैं। तो लेकिन जो हर टेलीविजन पर पेश की जाने वाली ड्रामा नहीं है। जो ड्रामा टेली ड्रामा हम मेरा मानना यही है कि वही है जो ड्रामे की शक्ल में पेश किया जा रहा है। ये सोप ओपेरा है ड्रामे की शक्ल वो, लेकिन ड्रामा नहीं है। इसलिए कि वहां हम समंदर का करना हो तो समंदर के किनारे जाकर शूट करते हैं, जंगल का करना हो तो जंगल में जाकर के शूट करते हैं, सड़क का करना हो तो वो लोकेशन वाइज हम शूट करते हैं उसको। तो ड्रामे की एक किस्म हम कह सकते हैं, मकालमा है, उसमें भी कॉस्ट्यूम सेट है, लेकिन वो उस तरह से ड्रामा नहीं है जिसको हम टेलीविजन ड्रामा या रेडियो ड्रामा कहते हैं लोग। और जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो टेलीविजन के प्रोग्राम को ही ड्रामा कहा जाता है। मुझे कई बार मिला कि ये ड्रामा निगार हैं, जब उनसे बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि स्टेज तो वहां नहीं है, टेलीविजन के लिए ड्रामे लिखते हैं, तो ड्रामा निगार है। तो ये बेसिकली टेलीविजन ड्रामा, रेडियो ड्रामा और स्टेज ड्रामे का फर्क है, और सिनेमा इसका ये है। तो लेकिन स्टेज में जो है वो ज्यादा एनर्जी है, लाइव मीडियम है, तो उसका अपना मजा है। और मुझे तो थिएटर करने या देखने में जो मजा आता है, फिल्में देखने में मजा नहीं आता है उतना। ये है बेसिकली, ये 3 चीजों का ये है। और कोई अगर सवाल हो तो फिर बात मैं आगे बढ़ाऊं। नहीं सर, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने लगातार ये लगा के रखा था और लाइट भी चली गई है, टाइम भी हो रहा है, मेरी बैटरी सिर्फ 4% बची है। कहीं ये हमारा प्ले जो है सेव हो जाए। इतनी खूबसूरत ये लाइव गुफ्तगू आपकी रही है। मैं नाजरीन से भी माजरत चाहते हुए और बिलखसूस आपसे मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसर तरीन हमारे नाजरीन के लिए और बिलखसूस जो नई नस्ल है उसके लिए कोई खास पैगाम अगर आप देना चाहें तो। देखिए नाजरीन, कोई नई नस्ल और पुरानी नस्ल कुछ नहीं होता है। जो है यहाँ देखिए, हमारे प्रोफेसर नासिर महमूद कमाल साहब हैं, जो इतने सीनियर प्रोफेसर हैं और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बल्कि हिंदुस्तान के हैं, या असलम साहब हैं, या मुश्ताक साहब हैं, या हमारे यहाँ शागिर्द भी हैं। तो कई नस्लें यहाँ मौजूद हैं, तो कोई नई नस्ल पुरानी नस्ल के लिए नहीं। मैं सिंपली अपने नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि जिसको जो अहमियत है उसको अहमियत देना चाहिए, और ड्रामा जरूर देखें। ड्रामे में जिंदगी है, ड्रामा हमारे समाज की अक्कासी करता है, ड्रामा हमें जिंदगी अता करता है। और ड्रामा, बहुत से ऐसे स्कॉलर भी हैं जो ड्रामे पर काम तो करते हैं लेकिन ड्रामा देखते नहीं है। तो मेरी गुजारिश बल्कि यही होगी, एक ड्रामे के शायक के लिए, नाजरीन के तौर पर मेरी भी, मैं खुद ड्रामे मतलब करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, वो सब चीजें ये है। और जिसके लिए गालिब इंस्टीट्यूट ने हम सब ड्रामा अवार्ड भी, मुझे नेशनल अवार्ड जो है वो उन्होंने दिया, उनका करम ये है। वैसे इस लायक तो मतलब ये नहीं है। तो ड्रामा जरूर देखें, ड्रामा पढ़ें, और ड्रामा पढ़ें। हर वो तहरीर जो मकालमे की शक्ल में लिखी हुई है, उसे ड्रामा कहने से पहले ड्रामे के फन की कसौटी पर उसको एक बार देख लें। और अदब पढ़ें, जबान पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा कुछ हमें सीखने को मिलेगा, जितना हम देखेंगे उतना ज्यादा जिंदगी के तजर्बे, चूंकि ड्रामा एक ड्रामे में कई जिंदगी के तजर्बे होते हैं। हर अदाकार कई जिंदगी जीता है वहां पर, यानी बैक वक्त वो अदाकार भी होता है, किरदार भी होता है, और सामने वाले किरदार को भी जी रहा होता है। तो उस फन पर भी गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन अभी वो रह गई। फिर कभी इंशाल्लाह किसी और प्लेटफॉर्म से ये होगा। तो ड्रामा जरूर देखें, और जरूर देखें, और जरूर देखें। शुक्रिया नाजरीन, ये थे आज आपके हमारे सबके मेहमान डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब, और किसी और स्टेज से नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं। ये मैं वादा करता हूँ कि आप इसी प्लेटफॉर्म से और एक खूबसूरत सा बेहतरीन सा लेक्चर जो है ड्रामे के फन और उसकी नई टेक्निक जो आप बता रहे थे, इन्हीं पे इंशाल्लाह दोबारा हम आपको चंद रोज के अंदर फिर से एक लाइव सेशन करवाएंगे। जब तक के लिए मैं अपने नाजरीन से, बिलखुसूस अपने मेहमान से जी 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 सर, आवाज कट गई। आपने कुछ ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन मैंने ये कहा, मैंने हाँ कि अभी 20-25% बातें मैंने की हैं। ज्यादातर बातें मौजूदा दौर पर या प्ले थिएटर पर रह गई हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी जरूर जरूर सर, इसी उम्मीद से, इसी वादे से हम अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। कल इंशाल्लाह फिर हम नए मेहमान के साथ नई गुफ्तगू लेकर
आपके रूबरू आएंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान इरफान आरिफ और बिलखसूस हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब को इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।